नमस्कार, एक बार फिर से आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से आप एक न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे, ठीक है, हाउ टू सॉल्व अ न्यूमेरिकल्स। क्योंकि जब आप फिजिक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो आपको बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। आप कहते हैं कि सर हमने कॉन्सेप्ट तो पूरा पढ़ लिया है, कॉन्सेप्ट हमें पूरा पता है, लेकिन हमसे न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होते हैं। जब भी हम न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने बैठते हैं तो एक आध न्यूमेरिकल ही सॉल्व हो पाते हैं जो कि बहुत सिंपल होते हैं, लेकिन जब थोड़ा सा हार्ड न्यूमेरिकल्स हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो हमसे नहीं हो पाता है। तो मेन रीजन क्या है कि आपसे न्यूमेरिकल क्यों नहीं होता है, कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद भी, वो सारी चीजें आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना और वीडियो को कहीं भी स्किप मत करना। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना। तो देखिए, जब भी हम किसी भी एक न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं तो न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए क्या अप्रोच होनी चाहिए, किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है ना। अगर यही चीज अगर आप क्या करेंगे, दो या तीन न्यूमेरिकल्स में अगर यही अप्रोच अप्लाई करेंगे तो धीरे धीरे आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना आ जाएगा, ठीक है। और ज्यादातर जो टीचर्स होते हैं वो भी इसी अप्रोच का यूज करते हैं, वो इसी मेथड का यूज करते हैं। जैसे मैं अपना पर्सनल अगर एक्सपीरियंस मैं आपसे शेयर करूं तो मैं भी इसी मेथड का यूज करता हूं जब भी किसी न्यूमेरिकल को सॉल्व करता हूं। तो इसलिए मेरे पास जो भी क्वेश्चंस आते हैं तो उन सारे क्वेश्चंस को मैं 99.99% में सारे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर देता हूं, ठीक ना। तो चलिए देखते हैं क्या अप्रोच है। ये एक सुपर ट्रिक है न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के साथ साथ मैं इन सारे पॉइंट्स को मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, उसके साथ एक न्यूमेरिकल को भी सॉल्व करेंगे। और ये न्यूमेरिकल जो मैंने लिया है क्लास 9 का हो सकता है, क्लास 11 का हो सकता है, कॉमन है क्योंकि लगभग अगर आप क्लास 12 में है तो आपने 9th का कॉन्सेप्ट पढ़ा है, 11th का कॉन्सेप्ट पढ़ा है, ठीक ना, या आप 10th में है तो आपने 9th का कॉन्सेप्ट पढ़ा है। तो इसलिए आप 9th to 12th के जो भी स्टूडेंट हैं उनके लिए ये प्रॉब्लम कॉमन है, चलिए इसलिए मैंने ये वाला प्रॉब्लम से लिया है। मैं चाहता तो क्लास 12th का भी ले सकता था, लेकिन क्लास 12th का जो न्यूमेरिकल्स है वो 11th या 9th या 10th वाले स्टूडेंट उसको समझ नहीं पाते। तो चलिए सबसे पहला पॉइंट क्या होता है, जब भी आप न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं तो उसमें सबसे पहला आपको अप्रोच जो होना चाहिए वो क्वेश्चन को केयरफुली आपको रीड करना है। जब भी हम क्वेश्चन, होता क्या है ना कि जब हम क्वेश्चन पढ़ने के बाद अगर समझ जाते हैं क्वेश्चन तो हम न्यूमेरिकल को सॉल्व कर पाते हैं। बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि हम न्यूमेरिकल्स पढ़ तो लेते हैं लेकिन हमें न्यूमेरिकल्स के बारे में समझ नहीं आता, बिल्कुल भी समझ नहीं आता कि न्यूमेरिकल्स में कहना क्या चाह रहा है। तो सबसे पहले मेथड या सबसे पहले अटैकिंग होता है कि हम सबसे पहले न्यूमेरिकल्स जो भी दे रखा होता है उस न्यूमेरिकल्स को केयरफुली रीड करें, ठीक है। एक बार नहीं, दो बार में समझ नहीं आ रहा, तीन बार में समझ नहीं आ रहा तो 4 बार, अगर 4 बार 3 से 4 बार अगर क्वेश्चंस को अगर आप पढ़ेंगे तो डेफिनेटली आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। तो मेथड क्या होता है क्वेश्चन पढ़ने का, तो सबसे पहला मेथड होता है कि उसको टुकड़ों में डिवाइड कर दीजिए। जो न्यूमेरिकल्स जब भी आप पढ़ेंगे तो उनको टुकड़ों में डिवाइड कर दीजिए, एक ही बार में पूरा मत पढ़िए। तो पहले बार में आप यहां तक पैराग्राफ फर्स्ट कि जब किसी गेंद को 40 मीटर पर सेकंड की वेग से ऊपर की ओर फेंका जाता है, तो हमें समझ में आ गया कि एक गेंद को हम ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं, इतना हमें समझ में आ गया। अब आगे बढ़ेंगे तो अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने में लगा समय, तो हमसे पूछ रहा है कि अगर गेंद सबसे अधिकतम ऊंचाई पे पहुंच जाएगा तो पहुंचने में कितना समय लगेगा वो निकालना है। मतलब यहाँ पे अब हमारे पास क्वेश्चन आ गया कि हमें इस समय को कैलकुलेट करना है। क्लियर है, हमने पहले इतना पढ़ा, समझ आएगा लाइन, फिर हमने यहां से यहां तक पढ़ लिया, समझ आएगा। अब थर्ड लाइन पढ़ेंगे डिवाइड करके टुकड़ों में, तथा 5 सेकंड में गेंद का विस्थापन ज्ञात कीजिए। कह रहे कि गेंद को अगर ऊपर की तरफ हम फेंक रहे हैं तो फेंकने के 5 सेकंड बाद जो है उसका विस्थापन क्या होगा वो ज्ञात करना है। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन में हमें 2 चीज ज्ञात करना है, एक अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने में लगा समय निकालना है और 5 सेकंड बाद जो है गेंद का विस्थापन निकालना है, ठीक है। इतना पहले क्वेश्चन को समझने के बाद दूसरा चीज आता है आइडेंटिफाई द न्यूमेरिकल। तो सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ लिया हमने, पढ़ने के बाद आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि जो न्यूमेरिकल्स जो दे रखा है वो किस टॉपिक का है। जो न्यूमेरिकल्स आपका
दे रखा है वो किस टॉपिक है। जैसे क्लास 12 में अगर बात करेंगे तो क्लास 12 में आपका बहुत सारे कॉन्सेप्ट है, विभव का कॉन्सेप्ट है, संधारित्र है, आपका विद्युत क्षेत्र है, ठीक है ना, उसके बाद स्थितिज ऊर्जा है, धारा है, बहुत सारे टाइप के न्यूमेरिकल्स हम सॉल्व करते हैं। तो उनमें से सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि जो न्यूमेरिकल्स है वो किस टॉपिक का है। जैसे अगर इस न्यूमेरिकल्स को अगर हम आइडेंटिफाई करेंगे तो ये जो न्यूमेरिकल्स है ये न्यूमेरिकल हमारा है फर्स्ट मोशन का। किस चैप्टर का है? मोशन चैप्टर का है, और ये गति के समीकरण से सॉल्व होगा। गति के समीकरण का क्वेश्चन है ये। इतना आइडेंटिफाई हो गया, हमने क्वेश्चन को आइडेंटिफाई कर दिया। विभव का क्वेश्चन है, विभव का अगर विद्युत क्षेत्र का क्वेश्चन है तो विद्युत क्षेत्र का कॉन्सेप्ट आएगा। अगर हम ऊर्जा के बारे में पढ़ रहे तो ऊर्जा का कॉन्सेप्ट आएगा। तो सबसे पहले पढ़ने के बाद आपको समझ में आना चाहिए कि जो न्यूमेरिकल्स है वो किस टॉपिक से लिया गया है। तो सबसे पहले आपको न्यूमेरिकल्स को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, क्योंकि न्यूमेरिकल्स को अगर आइडेंटिफाई ही नहीं कर पा रहे हैं, जैसे आपसे क्वेश्चन दे रखा है विभव का और आप लगा रहे कॉन्सेप्ट, उसमें फॉर्मूला जो लगा रहे वो विद्युत क्षेत्र का लगा रहे, या आपसे क्वेश्चन पूछा गया गति का, आप गति के समीकरण का क्वेश्चन है और गति के नियम यूज कर रहे हैं तो नहीं होगा न्यूमेरिकल्स, ठीक है ना। तो इसलिए सेकंड बात कि न्यूमेरिकल्स को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। अच्छा, हमने न्यूमेरिकल्स को आइडेंटिफाई भी कर लिया, ठीक। इसके बाद क्या आता है कि थर्ड स्टेप में हमें ये लिखना होता है गिवन द क्वांटिटीज। कौन कौन से क्वांटिटीज, कौन कौन से राशियां दे रखे हैं, उन सारी चीजों को हमें लिख लेना है। तो यहाँ पे दिया है, लिखते हैं, दिया है क्या दे रखा है हमारे पास, गेंद का प्रारंभिक वेग दे रखा है, क्योंकि उसी वेग से फेंका जाता है। तो जिस वेग से ऊपर की तरफ फेंका जाएगा वो उसका प्रारंभिक वेग होगा, और प्रारंभिक वेग को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, u से रिप्रेजेंट करते हैं, और u बराबर दे रखा है 40 मीटर पर सेकेंड, 40 मीटर पर सेकेंड, ठीक। अच्छा, ये हो गया 40 मीटर पर सेकेंड। और क्या, और कुछ नहीं दे रखा है। क्या निकालना है, समय निकालना है, अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने में समय निकालना है, और क्या निकालना है, 5 सेकंड बाद इसका विस्थापन निकालना है। विस्थापन का ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब समय का कॉन्सेप्ट लगाना है और विस्थापन का कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगेगा। तो सबसे पहले ये हमने गिवन क्वांटिटीज लिख दिया। गिवन क्वांटिटीज के इसी में एक चीज आपको ध्यान रखना है कि जितनी भी क्वांटिटीज होंगे उन सारे क्वांटिटीज को एसआई में लिखना है। किसमें लिखना है, ऐसे क्वांटिटी में लिखना है। अगर सीजीएस में दे रखा है, किसमें दे रखा है, सीजीएस में, तो उसको हमेशा कन्वर्ट करना एसआई में, ठीक है ना। तो इसी के साथ राइट द गिवन क्वांटिटीज के साथ साथ आपको एक चीज यहां पे ध्यान रखना है कि जो भी फिजिकल क्वांटिटीज दे रखा होगा, जो भी भौतिक राशियों का मान दे रखा होगा, वो हमेशा किस यूनिट में होने चाहिए, किस मात्रक में होने चाहिए, एसआई मात्रक में होने चाहिए। अगर उसमें सीजीएस मात्रक दे रखा है तो सीजीएस को हमें कन्वर्ट कर लेना है एसआई में, ठीक है ना। तो मात्रक का भी इसमें ध्यान आपको रखना है, ठीक है, क्लियर है, मात्रा का भी ध्यान रखना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद आपको क्या करना है, जैसे हमने एसआई सिस्टम वगैरह सब में कन्वर्ट कर लिया, हमने लिख लिया क्या क्या चीज दे रखा है और क्या चीज निकालना है। तो इनको निकालने के लिए हमें फॉर्मूला जो है वो आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि अब इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो देखिए, समय के लिए अगर हम बात करें, गति के समीकरण में दो फॉर्मूले हैं, v = u + at, v + at। अगर हम दूसरे फॉर्मूले की बात करेंगे तो v² = u² + 2as, ये तीसरा फॉर्मूला है, और s = ut + ½ at का स्क्वायर। तो देखिए, टाइम निकालने के लिए ये वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं और ये वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। विस्थापन निकालने के लिए हम ये वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं और ये वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। कर सकते नहीं कर सकते, दो दो फॉर्मूले। अब इन फॉर्मूले का आइडेंटिफिकेशन होता है कि कौन सा फॉर्मूला हमें यूज करना है, फर्स्ट इक्वेशन यूज करना है या सेकंड इक्वेशन यूज करना है टाइम निकालने के लिए। विस्थापन निकालने के लिए थर्ड इक्वेशन का यूज करेंगे या सेकंड इक्वेशन का यूज करेंगे। तो यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन आता है फॉर्मूला का कि किस तरीके से हम आइडेंटिफाई करेंगे। तो सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना है। तो आइडेंटिफाई करने के लिए, फॉर्मूले को आइडेंटिफाई करने के लिए हम यहाँ पे सहारा लेंगे कॉन्सेप्ट का। अब यहाँ पे हम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। तो कॉन्सेप्ट यूज करने के लिए सबसे पहले अगर एक चीज ध्यान रखना, जब भी आप न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं, अगर उसमें डायग्राम बन सकता है तो आप डायग्राम बना देना, ठीक है ना। इस कॉन्सेप्ट में जब भी आपको अगर डायग्राम लगता है, चित्र बन सकता है, तो उसका एक चित्र बना देना।
क्योंकि चित्र बनाएंगे तो चित्र बनने से क्या होगा, बनाने से क्या होगा, आपका जो कॉन्सेप्ट होगा ना वो बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। जैसे इसके लिए मैं अगर चित्र बनाता हूं तो बहुत सारी चीजें इसमें से निकल के आएगा। देखिए ये ग्राउंड हो गया, यहां से एक गेंद को ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो मान लेते हैं इस बिंदु पे जाके, बिंदु ए पे जाके ये रुक जाता है, यहाँ पे ये इसके मैक्सिमम पोजीशन है, चलो मैक्सिमम ऊंचाई यहां तक जा सकता है। हमें पता है किसी भी चीज को ऊपर की तरफ, अब कॉन्सेप्ट क्या अप्लाई करेंगे, हमें पता है कि जब भी किसी भी चीज को ऊपर की तरफ फेंका जाता है तो वो चीज जो है एक अधिकतम ऊंचाई पे जाके रुकता है कुछ सेकंड। जैसे इस मार्कर को अगर मैं ऊपर की तरफ फेंकूंगा तो कुछ ऊंचाई पे जाके वो रुकेगा, उसके बाद फिर वापस नीचे आएगा। ये कॉन्सेप्ट हमें पता है, ठीक है। तो हमें पता है कि अगर यहाँ पे जाकर रुकेगा, रेस्ट पे आएगा ये, तो रेस्ट पे आने का मतलब है इसकी फाइनल वेलोसिटी जो है या फाइनल स्पीड जो है वो कितना जाएगा, 0 जाएगा। तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट निकल, मतलब एक चीज और निकल के आता है कि इसका जो अंतिम वेग होगा, अंतिम वेग जो v है वो जाएगा 0। देखिए कॉन्सेप्ट यूज कर लिया ना, v इज इक्वल टू 0। देखिए v का वैल्यू दे रखा है, u का वैल्यू दे रखा है, t निकालना है और इसको हम ग्रेविटी के अंडर मूव कर रहे हैं, ग्रेविटी के अंडर ऊपर फेंक रहे हैं। तो ग्रेविटी के अंडर फेंकने का मतलब जब गेंद ऊपर की तरफ जाएगा तो इसमें एक्सेलरेशन नीचे की तरफ वर्क करेगा, जो होगा हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये नीचे के डायरेक्शन में, इसलिए माइनस का जी होगा। तो a बराबर यहाँ पे यूज करेंगे माइनस का जी। एक्सेलरेशन कितना, माइनस का जी, और g का वैल्यू हमें पता है, g बराबर होता है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 10 ले लेते हैं। तो a का वैल्यू माइनस का 10 मीटर पर सेकंड। कॉन्सेप्ट हमने लगा दिया, गेंद ऊपर की तरफ जाएगा, ग्रेविटी नीचे करेगा, ग्रेविटी माइनस का होगा, v 0 है। अब हमें यहाँ पे अब अगर फॉर्मूले को चूज करना है तो इजी पड़ेगा। कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, देखिए v 0 है, u का वैल्यू दे रखा है, तो इसका मतलब हम फर्स्ट फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट फॉर्मूले में हमारे पास वेलोसिटी है। अगर सेकंड इक्वेशन यूज करेंगे तो इसमें डिस्प्लेसमेंट चाहिए, डिस्प्लेसमेंट हमारे पास नहीं है, तो हम फॉर्मूला फर्स्ट यूज कर सकते हैं टाइम निकालने के लिए। क्या निकालेंगे, तो फर्स्ट पार्ट को पहले सॉल्व करेंगे, फिर सेकंड पार्ट को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने कॉन्सेप्ट अप्लाई कर दिया, कॉन्सेप्ट अप्लाई करके हमने फॉर्मूले को आइडेंटिफाई कर दिया, v बराबर u माइनस, क्योंकि a का वैल्यू माइनस का g है, gt, ठीक ना। तो v बराबर जब u माइनस gt और v का वैल्यू 0, ठीक ना, और u का वैल्यू हमारे पास कितना है 40 माइनस g का वैल्यू 10, और फिर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देना है इक्वेशन में। अब यहां से हम क्या करेंगे, t का वैल्यू निकालेंगे, तो 10t इधर आ जाएगा, माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा 40, और t बराबर हो जाएगा 40/10 और डिवाइड कर देंगे तो 4 सेकंड। तो इसका मतलब इस गेंद को ऊपर जाने में कितना सेकंड का टाइम लगेगा, 4 सेकंड का टाइम लगेगा। ये तो हो गया फर्स्ट। तो इसके बाद कॉन्सेप्ट अप्लाई करने के बाद आता है कैलकुलेशन। तो कुछ क्वेश्चन में कैलकुलेशन तो बहुत इजी होता है, जैसे इस क्वेश्चन में कैलकुलेशन बहुत इजी है, कोई टफ ही नहीं है इसमें, कैलकुलेशन में कोई टफनेस ही नहीं है, ठीक है। कुछ ऐसे न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं जिसमें कैलकुलेशन बहुत ज्यादा टफ आ जाता है, जिसमें डिवाइड भी करना पड़ता है, मल्टीप्लाई भी करना पड़ता है, 10 की घातों को भी जोड़ना पड़ता है, घटाना पड़ता है, बहुत सारी चीजें उसमें करना पड़ता है। तो कैलकुलेशन जो है आपको आना चाहिए, मस्ट है, क्योंकि विदाउट कैलकुलेशन आप न्यूमेरिकल को सॉल्व नहीं कर सकते। आपके पास कैलकुलेशन का कॉन्सेप्ट होना चाहिए, किस तरीके से डेसिमल नंबर्स को डिवाइड करते हैं, किस तरीके से फ्रैक्शन नंबर को ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये कैलकुलेशंस बहुत मस्ट है। और आपने देखा होगा मेरे न्यूमेरिकल्स पार्ट्स अगर देखा होगा तो मैंने आपको बताया कि कैलकुलेशन किस तरीके से करना चाहिए। और आपने ये भी देखा होगा कि जब भी मैं कैलकुलेशन करता हूँ, बड़े बड़े कैलकुलेशन को बहुत ईजी तरीके से कर देता हूँ, ठीक ना। अप्रोक्सीमेशन का कॉन्सेप्ट लगा के मैं तुरंत निकाल देता हूँ, ठीक ना। तो अगर आप चाहते हैं कि एक वीडियो बने कैलकुलेशन पे कि किस तरीके से कैलकुलेशन करना चाहिए, तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में बता देना, और इस वीडियो पे 100 लाइक कर देना। 100 लाइक्स अगर आ जाएगा जिस दिन, उस दिन मैं एक वीडियो आपका बनाऊंगा कैलकुलेशन पे, किस तरीके से आप बड़े बड़े कैलकुलेशन को बहुत ही सिंपल तरीके से कर सकते हैं। तो प्लीज अगर आप चाहते हैं कि इसका वीडियो आपको मिले, तो इसलिए आप इस वीडियो को 100 लाइक तक पहुंचा दीजिए। चलिए कैलकुलेशन के बाद आता है यूनिट। क्या आता है, यूनिट आता है, ठीक ना। यूनिट कैसे निकालेंगे, तो यूनिट निकलता है कि हमने क्या निकाला है। जैसे यहाँ पे हमने टाइम निकाला है, हमें पता है टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकंड होता है।
अगर हम बल निकालते हैं तो बल का यूनिट न्यूटन होता। अगर हम बेग निकालते हैं तो बेग का यूनिट मीटर पर सेकंड। हम यहाँ पे टी बराबर अगर 4 लिखते हैं ना, टी बराबर 4, तो टी बराबर 4 का मतलब समझ में नहीं आता है कि 4 सेकंड है, 4 मिनट है, 4 घंटा है, ठीक ना, 4 मिली सेकेंड है या 4 मीटर है, क्या है वो चीज यहाँ पे क्लियर नहीं होता है। तो इसीलिए उस चीज को क्लियर करने के लिए हम क्या लगाते हैं, यहाँ पे सेकंड लिखते हैं, यूनिट लिखते हैं, मात्रक लिखते हैं। तो कोई भी कैलकुलेशंस आप करते हैं, उस कैलकुलेशंस करने के बाद जो भी फिजिकल क्वांटिटीज का वैल्यू आता है, उस फिजिकल क्वांटिटीज का आपको मात्रक लिखना जरूरी है, उस भौतिक राशि का मात्रक आप जरूर लिखेंगे। ठीक है, क्लियर है कि ना। मात्रक नहीं पता है तो आपको सिंपल सा क्या करना है, जो भी फॉर्मूला दे रखा है उस फॉर्मूले से आपको मात्रक बना लेना है। ठीक है, चलिए अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट यूनिट हो गया। अब इसका अगर सेकंड पार्ट की अगर बात करें ना, तो सेकंड पार्ट में थोड़ा सा आपका क्या है, कॉन्सेप्ट है, क्योंकि हमें क्या करना है, 5 सेकंड बाद गेंद का विस्थापन बताना है। 5 सेकंड बाद अगर गेंद का विस्थापन बताएंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट अगर क्लियर होगा तभी आप 5 सेकंड बाद गेंद का विस्थापन निकाल सकते हैं। आप डायरेक्टली अगर फॉर्मूला यूज करते हैं S इक्वल टू ut प्लस माइनस ut माइनस हाफ gt स्क्वायर, ut माइनस हाफ gt स्क्वायर। तो यहाँ पे देखते हैं 5 सेकंड का आपने मान लेते हैं ये वाला फॉर्मूला यूज किया है, या हमने फॉर्मूला यूज कर सकते v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2gs, ये वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। लेकिन ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे कब, जब हमें 5 सेकंड बाद गेंद का वेग पता होगा। 5 सेकंड बाद अगर गेंद का वेग पता है तब जाके हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, अदरवाइज हम यूज नहीं कर सकते इस वाले फॉर्मूले को। ठीक है, अब इस वाले फॉर्मूले को यूज करने के लिए सबसे पहले हमें वेग निकालना पड़ेगा, जो कि बड़ा कॉन्सेप्ट हो जाएगा। तो इसीलिए कैलकुलेशन लंबा हो जाएगा, मतलब हमारा न्यूमेरिकल्स लंबा हो जाएगा, तो इसलिए हम उसको नहीं यूज करेंगे। हमने सिलेक्ट कर लिया सेकंड फॉर्मूले को, क्योंकि हमारे पास सेकंड फॉर्मूला इजी है और हमें पता है u इज इक्वल टू इतना, यहाँ पे कितना है 40 गुना t कितना है 5 सेकंड का, माइनस हाफ ऑफ g कितना है आपका 10 इंटू t का वैल्यू कितना 5, तो ये 5 का स्क्वायर। ठीक है, ये जो 20 तो 200, इसको डिवाइड करेंगे 5, 25 25 पंजे 125, तो माइनस का 125, तो 25 पंजे 125, और ये हो जाएगा आपका बराबर, ठीक है ना, 200 में से 125 घटा देंगे तो ये जाएगा आपका 75, कितना जाएगा 75 मीटर। एक तो ये मेथड हो सकता है, नहीं हो सकता, वो देखते हैं। दूसरा मेथड ये होता है कि जैसे गेंद को हमने फेंका ऊपर की तरफ, तो यहाँ पे 4 सेकंड में वो ऊपर गया। दूसरा कॉन्सेप्ट में बता रहा हूँ, गेंद को हमने ऊपर की तरफ फेंका, 4 सेकंड में मैक्सिमम पोजीशन में गया। उसके बाद हमें 5 सेकंड की बात करें ना, तो 4 सेकंड तक तो पहुंचने में, ए से बी तक पहुंचने में इसको 4 सेकंड लगा, और 1 सेकंड बाद फिर ये गिरेगा नीचे। जैसे ये गिरेगा तो गेंद यहां से यहाँ बी से सी तक आ जाएगा, 1 सेकंड में बी से सी तक आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये जाएगा बी से सी तक आने में 1 सेकंड का समय लगा उसको। ठीक, तो इसका मतलब है अब सी से ए तक आने में उसको कितना सेकंड का समय लगेगा, 3 सेकंड का समय लगेगा। कितना लगेगा, 3 सेकंड। अच्छा, तो 3 सेकंड में वो कितना दूरी तय कर सकता है, तो नीचे की तरफ गिर रहा है, वो कहां गिर रहा है, नीचे की तरफ, तो g प्लस का होगा, तो s इज इक्वल टू जाएगा ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, क्योंकि ये नीचे की तरफ जाएगा तो एक्सेलरेशन भी नीचे की तरफ है और वेग भी नीचे की तरफ है। तो v s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, तो u कितना, इस बिंदु पे कितना वेग है वो नहीं पता हमें, पता है नहीं पता, तो फिर कैसे निकालेंगे। तो इस बिंदु पे वेग के लिए हमें सबसे पहले हमें वेग निकालना पड़ेगा कि इस बिंदु पर वेग कितना है। तो इसके वेग के लिए हमें फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, v बराबर u प्लस जी टी। u यहां से गिरना स्टार्ट करेगा, तो यहां से गिरना स्टार्ट, ये रेस्ट पे था, तो इनिशियली यहाँ पे इसकी वेलोसिटी 0 है, तो u का वैल्यू 0 जाएगा, तो 0 प्लस जी 10 इंटू 1 इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। ये इस पॉइंट का वेग हो गया v, तो विस्थापन हो जाएगा s इज इक्वल टू वी टी, क्योंकि इसका वेग v है, तो जो वी टी प्लस हाफ जी टी
स्क्वायर, तो v 10 इंटू टी 3, टी कितना 3 प्लस हाफ g 10 इंटू टी 3 गुणा 3, ठीक ना। इसको डिवाइड करेंगे 5 30 प्लस 3 3 9, 9 और 5 45, दैट इज इक्वल टू 75 मीटर। तो इस तरीके से भी निकालेंगे, इस कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे तो भी 75 आ रहा है, डायरेक्टली अगर इस कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे तो भी आपका 75 आ रहा है। तो यहाँ पे डायरेक्टली आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए कि कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, मेथड क्या होगा। तो मेथड जो निकल के आता है वो आपके कॉन्सेप्ट से आता है, ठीक। तो मेन फोकस जब भी आप न्यूमेरिकल्स करते हैं तो न्यूमेरिकल्स में क्या होता है कि आपके जितने भी कॉन्सेप्ट होते हैं वो सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होके बाहर आता है। कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, अब उसको बस थोड़ा सा ट्रिकली क्वेश्चन में क्या करना पड़ता है, अप्लाई करना पड़ता है। अगर अप्लाई कर देते हैं तो क्वेश्चन जो है आपका सिंपल हो जाता है। बस आपको लास्ट चीज मैं कहना चाहूंगा, जो भी न्यूमेरिकल्स आप सॉल्व करेंगे तो न्यूमेरिकल्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको बता दिया। इसके साथ साथ एक चीज है फॉर्मूला, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फॉर्मूला हम यहाँ पे आइडेंटिफाई करेंगे ना, तो फॉर्मूले को आइडेंटिफाई करने के लिए फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर फॉर्मूले आपको याद नहीं है, फॉर्मूले आपको याद ही नहीं रहते हैं, विदाउट फॉर्मूला आप एक भी न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर सकते। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि अगर आपको फॉर्मूले याद नहीं है तो आप कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर सकते, चाहे वो कितना से कितना इजी क्यों ना। तो फॉर्मूले को भी आप लर्न कर लेना, ठीक ना। और इसके लिए आप फॉर्मूले का एक अलग से नोटबुक बना लेना, उसमें सारे चैप्टर्स वाइज आप फॉर्मूले लिख लेना और उसको बीच बीच में रिवाइज करते रहना, ठीक है। क्लियर है? थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे। और हाँ, अगर आप कैलकुलेशन में वीडियो चाहते हैं तो प्लीज 100 लाइक जरूर कर देना। जिस दिन 100 लाइक हो जाएगा उसके नेक्स्ट डे आपको मैं कैलकुलेशन वाला वीडियोस प्रोवाइड कर दूंगा। एक और इसमें वीडियो में बनाने वाला हूं जिसमें मैं अप्रोच बताऊंगा कि किस तरीके से न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए आपको क्या तरीका अपनाना चाहिए। शुरू में ये तो हमने एक पर्टिकुलर न्यूमेरिकल्स की बात करनी ना, कि एक पर्टिकुलर न्यूमेरिकल्स को किस तरीके से आप सॉल्व करेंगे। दूसरा मैं बताऊंगा कि सारे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने का क्या अप्रोच होना चाहिए, आपको क्या तरीका होना चाहिए, वो भी मैं बताऊंगा। अगर वो वीडियो चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना, ठीक ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे, बाय बाय।